नमस्कार, मैं रंजन कुमार आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बाबू यूरोप में राष्ट्रवाद। क्लास 10th का हिस्ट्री का लेसन 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, उससे पहले हम यह देख लेते हैं कि जो हमारा बुक है, बुक का नाम है इतिहास की दुनिया। ठीक है, तो इस इतिहास की दुनिया, तो सबसे पहले हम बाबू आज जानेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आ गया है कि इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, इतिहास जो है, इतिहास किसे कहते हैं ना जी। तो हम कह सकते हैं कि बीती हुई घटनाओं को, ठीक है, बीती हुई घटनाओं को फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। यानी बीती हुई बातों को फिर से अगर हम उसका उजागर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, जिसका कुछ साक्ष्य हो, जिसका कुछ प्रमाण हो, तो उसे ही हम इतिहास कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लिखे हैं, परिभाषा लिखे हैं कि बीती, परिभाषा लिखे हैं बाबू कि इतिहास वह शास्त्र है, इतिहास वह शास्त्र है जिसमें हम बीती हुई, जिसमें हम बीते हुए समय का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम बीते हुए समय का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम इतिहास कहते हैं। नहीं, जैसे कि जो भी समय बीत गया है, जो भी समय बीत गया है उसे हम क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। जिसका कोई साक्ष्य हो, जिसका कोई प्रमाण हो, उसे ही हम कहेंगे इतिहास। ठीक है, अगर हम उसे ही क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। ठीक है, देखिए इतिहास को समय के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को समय के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा लेसन यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद आखिर है क्या, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। आप सभी को पता है ये जो यूरोप है, यूरोप क्या है बाबू, तो यूरोप एक महादेश है। यूरोप क्या है, यूरोप एक महादेश है। यूरोप एक महादेश है। ठीक है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित देश आते हैं, इसके अंतर्गत निम्नलिखित देश आते हैं। जैसे हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं जर्मनी, जर्मनी, उसके बाद हम लिख सकते हैं रूस, जापान, पोलैंड, पोलैंड इत्यादि। लिखते हैं आदि, क्योंकि बहुत से हैं। ठीक है, आदि। ठीक, ये हमारे यूरोप महादेश के अंतर्गत ये जो देश है वो आते हैं। इसके बाद भी और आते हैं। ठीक है, लेकिन हम इतना ही तक लिखेंगे क्योंकि जैसे में ज्यादा नहीं लिखते हैं। ठीक, तो यूरोप क्या है बाबू, तो यूरोप एक महादेश है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित देश आते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे बाबू राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है, राष्ट्रवाद आखिर होता क्या है ना जी। तो राष्ट्रवाद हम यहां पर ले लेते हैं। चलिए, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद आखिर बाबू होता क्या है। ठीक है, राष्ट्रवाद आखिर ये राष्ट्रवाद है क्या ना जी। तो हम कह सकते हैं, राष्ट्रवाद को कह सकते हैं कि देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कह सकते हैं। देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कह सकते हैं, राष्ट्रवाद कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देश से प्रेम करते हैं, हम देश से क्या करते हैं जी, प्रेम करते हैं। और जो हमारे अंदर जो भावना पनप रही है उसे हम कहेंगे राष्ट्रवादी भावना। क्या कहेंगे, राष्ट्रवादी भावना कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि देश के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहेंगे, हम राष्ट्रवाद कहेंगे। क्लियर, आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, लिखेंगे हम लोग कि देश के प्रति प्रेम के भावना को भावना भावना को
राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि देश के प्रति प्रेम के भावना को क्या कहते हैं हम? राष्ट्रवाद कहते हैं। हम देश से प्रेम करते हैं ना जी। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर बात करते हैं राष्ट्रवाद की, अभी हमने क्या बताया बाबू कि देश के प्रति, अगर देश से हम प्रेम, अपने देश से क्या करते हैं बाबू? हम प्रेम करते हैं, उससे हम क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और जो हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, जो जिसको हम क्या करते हैं? समझते हैं, वह जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं वह क्या होंगी? राष्ट्रवादी भावना होगी। क्या होगी? राष्ट्रवादी भावना होगी। ठीक है, राष्ट्रवाद। ठीक है, एक और हम एग्जांपल लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी भी देश का विकास करना, किसी भी देश का विकास करना ही, किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद, किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी देश हो, ठीक है, जिसका क्या हो रहा है जी बाबू? विकास हो रहा है। जिसका क्या हो रहा हो? विकास हो रहा हो ना जी। विकास करना ही क्या कहलाएगा? विकास करना ही क्या कहलाएगा? हमारा राष्ट्रवाद कहलाएगा। ठीक है, विकास करना ही क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद कहलाएगा। ठीक है, किसी भी देश का विकास करना ही क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, देखिए राष्ट्रवाद की शुरुआत हम लिखेंगे कि राष्ट्रवाद की 19वीं शताब्दी, राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी से, राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी में ही पनपना शुरू किया था। देखिए, जो राष्ट्रवाद की भावना है, राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर 19वीं शताब्दी से, कब से बाबू? 19वीं शताब्दी से ही पनपना शुरू हो गया था कि राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, कब से शुरू हो गया था? 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ। और कहां पर शुरू हुआ बाबू? तो यूरोप में हुआ। कहां पर हुआ जी? यूरोप में हुआ। 19वीं शताब्दी में पनपना शुरू हुआ। कहां पर हुआ? यूरोप में पहली बार। कब जी बाबू? यूरोप में पहली बार। ठीक है, यूरोप में पहली बार पनपा, पहली बार शुरू हुआ, लिख सकते हैं पहली बार शुरू हुआ। ठीक है, यानी कि देखिए जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का भावना लोगों के अंदर 19वीं शताब्दी में, कब बाबू? 19वीं शताब्दी में लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना क्या हो गया जी? पनपना शुरू हो गया था। और सबसे पहले कहां पर हुआ था? सबसे पहले यूरोप में हुआ था। ठीक है, सबसे पहले कहां पर हुआ था? यूरोप में हुआ था। ठीक है, अब हम जानते हैं, देखिए तो यूरोप में हुआ था। ये जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का जो कहते हैं ना पनपना, यानी शुरू होना, ठीक है, वह कब से हो गया था? तो पुनर्जागरण काल से हो गया था। कब से हो गया था? पुनर्जागरण काल। ठीक है, कब से हो गया था बाबू? पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल से।
पुनर्जागरण काल से क्या हो गया था, राष्ट्रवाद पनपना शुरू हो गया था। ठीक है, यानी कि देश के जनताओं के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना थी वह कब से शुरू हो गया था, पुनर्जागरण काल से शुरू हो गया था। अब आप लोग कहिएगा कि सर ये जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण आखिर ये क्या है, पुनर्जागरण काल जो है ये बीच में कहां से आ गया, वो नया शब्द। ठीक है, तो अब हम पुनर्जागरण काल को बताते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा है क्या है बाबू, पुनर्जागरण काल ना जी, पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल ना जी, पुनर्जागरण काल आखिर है क्या ना जी। तो पुनर्जागरण हम लिखेंगे क्या, पुनर्जागरण काल लिखेंगे बाबू कि 14वीं सदी से, 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक के काल को पुनर्जागरण काल को क्या कहें बाबू, पुनर्जागरण काल कहते हैं, पुनर्जागरण काल कहते हैं। ठीक है, देखिए यानी कि 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक के जो भी काल होंगे, जो भी समय होगा, जो भी उस समय का युद्ध होगा, जो भी लड़ाइयाँ होगी, जो भी क्रांतियां हुआ होगा, जो उस समय से लेकर उस समय तक के, उसे ही हम क्या कहते हैं बाबू, पुनर्जागरण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अब हम एक देखेंगे कि जो पुनर्जागरण काल से किसका हुआ था जी, तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। किसका हुआ था, राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। वहां से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना क्या हो गई जी, पनपना शुरू हो गई। कब से, तो पुनर्जागरण काल से ही लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना क्या हो गया जी, पनपना शुरू हो गया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अभी हमने बताया अभी आपको कि ये जो पुनर्जागरण काल है, ठीक है, ये तो आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आया। ठीक है, किसी को दिक्कत बताइए, किसी को दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे अब हम यह जानेंगे कि अभी हमने बाबू जैसे बताया कि शताब्दी बताया ना, तो शताब्दी आखिर है क्या ना जी, शताब्दी अभी हमने बताया कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, राष्ट्रवाद यूरोप में पहली बार आया था ना जी। 19वीं शताब्दी में जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का भावना यूरोप में, कहां पर, यूरोप में पहली बार, कब थी, पहली बार यूरोप में पहली बार शुरू हुआ। देखिए कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में, कब बाबू, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का भावना है जो यूरोप में क्या हुआ था, पहली बार शुरू हुआ था। यानी अब हम यहाँ यह देखेंगे बाबू कि जो शताब्दी है, शताब्दी आखिर किसे कहते हैं, आप लोग बताइए। आप लोगों से क्वेश्चन है हमारा, आप लोगों से क्वेश्चन है कि एक शताब्दी में, क्वेश्चन है आप लोगों से बाबू, क्वेश्चन यह है, ठीक है, क्वेश्चन है कि एक शताब्दी में कितने साल
कितने साल, एक शताब्दी में कितने साल होते हैं, कितने साल होते हैं। ठीक है, बताइए आप लोग, जल्दी बताइए, एक शताब्दी में कितने साल होते हैं। तो एक शताब्दी में बाबू बता देते हैं, एक शताब्दी में कितने साल होते हैं। जब वो एक शताब्दी में कितना साल होता है। एक शताब्दी में 100 साल। कितना साल, 100 साल होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। एक शताब्दी में कितना साल होता है बाबू, 100 साल होता है। समझ गए, आगे हम बढ़े। ठीक है, एक शताब्दी में कितने साल होता है, 100 साल होता है। ठीक है, अब हम एक और बात कर ले, दशक। ठीक है, जिससे कहते हैं कि दशक। ठीक है, तो दशक का मतलब क्या होता है जी। दशक नाम आया है, बहुत अच्छा है। ठीक है, दशक के बारे में फिर जानना पड़ेगा ना हम लोगों को, कि आखिर दशक है क्या ना जी। तो दशक हम उसे कहते हैं इसमें जो समय अंतराल होता है, एक दशक में 10 साल होता है। कितना साल होता है, 10 साल होता है। एक दशक में 10 साल होता है। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई, ठीक। अब हम चलते हैं कि जो राष्ट्रवाद की भावना है यूरोप में सबसे पहले, हमने क्या बताया कि पुनर्जागरण काल से हुआ। सबसे पहले पुनर्जागरण काल से हुआ। तो कहां पर हुआ, तो सबसे पहले 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में सबसे पहले कहां पर पनपा था जी, फ्रांस में पनपा था। सबसे पहले कहां पर पनपा था, फ्रांस में पनपा था राष्ट्रवाद की भावना। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कहां पर पनपा था, फ्रांस में पनपा था। ठीक है, तो अभी आप लोग क्वेश्चन करेंगे, सर अभी तो आपने बताया कि जो राष्ट्रवाद की भावना है जो 14वीं सदी से क्या हो गया था, शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर भी आपने बताया क्या कि 19वीं शताब्दी में हमको राष्ट्रवाद की भावना मिला कब, कहां जी, यूरोप में। तो आप कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी में 1789 ईस्वी में फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना हुआ ना जी। राष्ट्रवाद वहां पर क्या हो गया जी, एकदम प्रतिरूप से वहां पर क्या सामने आ गया। ठीक है, देखिए, तो 1789 ईस्वी में, ठीक है, फ्रांस में क्या हुआ जी, राष्ट्रवाद की भावना पनपा था। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा अगला पेज लेते हैं, फिर बताएंगे आपको। अभी हम क्या बता रहे थे, 1789 ईस्वी ना जी, 1789 ईस्वी। इसके पहले बताए पुनर्जागरण काल, बताए ना, पुनर्जागरण काल। क्या बताए बाबू हम, पुनर्जागरण काल क्या बताए जी, यही ना बताए कि 14वीं सदी से 14वीं सदी से, ठीक है, 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी, ठीक है, 17वीं सदी तक का जो समय है, 17वीं सदी तक का जो समय है उसे ही हम क्या बोलेंगे बाबू, पुनर्जागरण काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुनर्जागरण काल बोलेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब हम बाबू बता रहे हैं क्या कि 1789 में जो राष्ट्रवाद की भावना पनपा था वो सबसे अधिक कहां पनपा, सबसे अधिक बाबू फ्रांस में पनपा था। कहां पनपा था, सबसे अधिक फ्रांस में पनपा था ना जी। सबसे अधिक किस देश में पनपा था, फ्रांस में पनपा था। ठीक है, अब देखिए, यानी कि
ये जो 1789 में फ्रांस में जब क्या पनपा था जी, राष्ट्रवाद पनपा था। क्या पनपा था? राष्ट्रवाद ना जी, राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्रवाद की भावना ना जी। भावना जो था सबसे पहले फ्रांस में पनपा था, ठीक है, यानी 1789 में फ्रांस में पनपा। अच्छा, यहाँ पर आखिर पनपा क्यों? तो इस समय यानी 1789 ईस्वी में, ठीक है, 1789 ईस्वी में आखिर, अच्छा एक बात बताइए आप लोग, ये फ्रांस में हम अभी बता रहे हैं कि 1789 में फ्रांस में क्या हुआ था जी? फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना पनपा था, लेकिन आखिर इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना, तभी तो राष्ट्रवादी भावना पनपेगा ना जी। इसका कारण यह था कि इस समय यानी 1789 के समय फ्रांस का राजा, यानी फ्रांस का बाबू, फ्रांस का राजा ना जी, फ्रांस का राजा, एक मिनट रुकिए, चलिए, हाँ, फ्रांस का जो शासक था, शासक लिखेंगे, शासक ना जी, शासक था, यानी जिसको बोलते हैं राजा ना जी। यानी 1789 में फ्रांस का राजा कौन था? फ्रांस का राजा था बाबू, जिसका नाम है लुई 16वां। कौन था जी? लुई 16वां राजा था, ठीक है। यानी 1789 ईस्वी में जब लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना पनपा, तो उस समय जो फ्रांस का शासक हुआ करता था, यानी जो राजा था, जो सम्राट था बाबू, वो कौन था? वो लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां हुआ करता था, ठीक है। अब देखिए, ये जो लुई 16वां था, ये बुर्बो राजवंश का था। ये किस वंश का था जी? बुर्बो राजवंश का था ना जी, बुर्बो राजवंश ना जी, बुर्बो राजवंश का यह शासक हुआ करता था, ठीक है। बुर्बो राजवंश का यह शासक था। देखिए, ये जो राजा था, यह जो था एक प्रकार का निरंकुशवादी था। कैसा राजा था जी? निरंकुशवादी था, ठीक है। कैसा राजा था? लुई 16वां निरंकुशवादी राजा था, निरंकुशवादी। कहने का मतलब, अगर इससे आप लोग समझ में नहीं आएगा तो अब हम एक और इसके लिए वर्ड रखे हैं, वो अगर हम लिख देंगे, अगर साफ साफ लिखते हैं कि भ्रष्टाचारी, ठीक है। अब भ्रष्टाचारी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, एकदम जैसे होता है ना फालतू राजा, ठीक है, तो वो था, ठीक है। निरंकुशवादी ने लोगों के प्रति इसके पास प्रेम नहीं था। लोगों के पास ये जो राजा था लुई 16वां, इसको 1% लोगों से प्रेम नहीं था, ठीक है। ये किस वंश का राजा था जी? ये बुर्बो राजवंश का था, ठीक है। यह किस राजवंश का था? बुर्बो राजवंश का राजा हुआ करता था, जिसका नाम क्या है? लुई 16वां। यानी कि फ्रांस का यह 16वां राजा था। फ्रांस का क्या था जी? 16वां राजा था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया जी? लुई 16वां नाम रख दिया, ठीक है। इतने बात समझ गए? किसी को कोई दिक्कत बाबू बताइए। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तुरंत बताइएगा, अभी हम तुरंत यहाँ पर आपको फिर से हम समझाने का कार्य करेंगे, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। तो अभी हमने क्या बताया बाबू? तो जो लुई 16वां था वह क्या था जी? निरंकुशवादी राजा था। कैसा था? निरंकुशवादी, प्रतिक्रियावादी राजा था। कहने का मतलब यह है, ये जो राजा है यह लोगों के सापेक्ष में 1% का काम नहीं करता था, ठीक है। यह राजा बन गया था। जो भी व्यक्ति इसके पास जाता कि अरे ये काम है, तो ये कहता कि हम उस नहीं जानते थे, ठीक है। ये कहता था कि हम तुम्हें नहीं जानते हैं, ठीक, क्योंकि यह लोगों से काफी क्या था जी? दूर हुआ करता था, ठीक है। लोगों के सापेक्ष 1% कमेंट नहीं करता, ठीक है। यह एक भ्रष्टाचारी था, ठीक है। लोगों को देखना नहीं चाहता था, क्योंकि ये जो था ये बुर्बो राजवंश का था। ये इनका जो वंश है, इस वंश में जो राजाएं थे वह क्या करते थे जी? अपना अपना
करते हुए आएंगे। इनका पीढ़ी दर पीढ़ी राज क्या होता है जी, चलता हुआ आता है। ठीक है, इनका पीढ़ी दर पीढ़ी राज चलता हुआ आता है। ऐसा नहीं कि जैसे अभी हम, जैसे मान लीजिए कि उस समय 1789 में लुई सोलहवां थे। ठीक है, तो ये जब तक इनके ये जो राजवंश है, ये क्या है, राजवंश है, ये अगर इनके वंश खत्म नहीं होते हैं, ठीक है, ये खत्म नहीं होते हैं, अर्थात इनको जब तक हम लोग भगाएंगे नहीं, इनको जब तक मार कर यहाँ से यानी उसको भगाएंगे नहीं, ठीक है, तब तक ये क्या करते रहेंगे जी, ये राज करते रहेंगे। ठीक है, ये अपना शासक का पद छोड़ेंगे नहीं, यह राजा वहां का बने रहेंगे। ठीक है, और राजा लोग कैसा राजा बनेंगे, निरंकुश वाले राजा बनेंगे। ठीक है, यानी अभी ये बना है, इसके बाद से जस्ट इसका बेटा आएगा वो राजा बनेगा, उसके बाद से जस्ट इसका जो पोता है वो राजा बनेगा, उसके बाद से उस पोते का लड़का है वो राजा बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से इस वंश में राजा जो थे वह राज किया करते थे। ठीक है, लेकिन उस समय यानी जो फ्रांस की जनता थी, फ्रांस की क्या थी जी, जनता थी, बहुत दिनों तक इसे क्या किया जी, देखा बहुत दिनों तक इसे देखा, देखने के बाद बहुत दिन तक क्या किया था जी, लुई सोलहवां का देखा था कि अरे ये तो विकास का 1% का काम नहीं कर रहा है, विकास का 1% का काम नहीं कर रहा है, और जितना भी किसान है, जितना भी मजदूर वर्ग है, सभी लोगों को क्या कर रहा है जी, सताने का काम करता था। क्या करता था, सताने का काम करता था। ये जो था ये ऐसे ऐसे व्यवस्था लागू किया था जिसका आप बातें छोड़िए, इतना खतरनाक व्यवस्था था। जैसे कि एगो ये जो लुई सोलहवां था, लुई सोलहवां जो राजा था, ठीक है, इन्होंने एक व्यवस्था लगाया था जिसका नाम है सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था, देखिए सामंती व्यवस्था क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, सामंती व्यवस्था क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए तो सामंती जो होते हैं ना, ये जो लुई सोलहवां था ये बहुत मतलब बहुत खतरनाक था। ठीक है, ये क्या किया था, एक सामंती व्यवस्था लागू कर दिया था। ये जो सामंती व्यवस्था है बाबू, बता देते हैं कि ये जो सामंती व्यवस्था है यानी जितने भी मजदूर वर्ग के लोग रहेंगे, जितने भी मजदूर वर्ग के लोग रहेंगे उन पर ये जाकर, ये सामंत लोग जाकर और क्या करते थे, शोषण करते थे। क्या करते थे, शोषण करते थे। ठीक है, यानी कि तुम मतलब कि मान लीजिए अगर हमारे पास 100 एकड़ जमीन है, ठीक है, मानते हैं कितना एकड़ जी, 100 एकड़ अगर हमारे पास जमीन है, ठीक है, 100 एकड़ जमीन है, ठीक है, तो ये सब क्या करेगा, सामंत लोग कुछ नहीं करेगा, बस जाएगा किसान कितना उगाया है, ठीक है, उसका फसल क्या करेगा जी, कटवाएगा और लेकर घर आ जाएगा। ठीक है, ये राजा को जाना नहीं पड़ता था। इस व्यवस्था में जो सामंती व्यवस्था लागू किया था, इसमें ये जो राजा था एकदम अपने सिंहासन पर बैठा हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, बैठा हुआ रहता था, और ये जो सामंत लोग थे, सामंत लोग यानी जो जमींदार लोग जिसको बोलते हैं, ये जाते थे मजदूरों के यहाँ और क्या करते थे, इस व्यवस्था के अनुसार उसके जमीन का जितना भी धन हुआ था या फिर अनाज हुआ करता था सब लाकर और यहाँ पर राजा के यहाँ क्या करते थे, ये देने का कार्य करते थे। ठीक है, इतना बात समझ में आया। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने एक और व्यवस्था लाया था। ठीक है, पैतृक भूमि, पैतृक भूमि। ठीक है, यानी पैतृक भूमि कहने का मतलब है बाबू, बता देते हैं कि पैतृक भूमि कहने का मतलब जो हमारे दादाजी परदादाजी के जो नाम से जो भूमि है, यानी हमारे पूर्वजों के नाम से जो भी भूमि है, ठीक है, जो पूर्वजों के नाम से भूमि है ना जी, उसे ही हम बोलते हैं पैतृक भूमि। उसे ही क्या बोलते हैं, पैतृक भूमि बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सामंती लोग था, ठीक है, ये क्या कहता था जी, इस भूमि पर आया, कहा कि इसमें से तुम इतना हमको क्या करो जी, दे दो। ठीक है, अब उसके बाद से इन्होंने और भी व्यवस्थाएं लागू किया था। ठीक है, जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद आप लोगों का।